Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Going to discuss past papers. Today, the first paper which we have selected, that is from 2011. Is it? और इसका पहला पैराग्राफ जो एक्सप्लेन करने के लिए आया है, 9 times the space that measures day and night. ये आपको ताकि पता चल जाए कि हम कौन से 2011 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं. अगर ये पैराग्राफ नहीं तो दूसरा पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है, एज वर्चुअस मी पास माइल्डली अवे. ओके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पेपर को हमने डिस्कस किया है 2011 के. क्लासिकल पोएट्री, पहले हम सारी क्लासिकल पोएट्री के ही नियर अबाउट 7 पेपर्स डिस्कस करेंगे. आज हम 2 पेपर्स डिस्कस कर पाए या 3 पेपर्स डिस्कस कर पाए. हमारा फोकस ये नहीं कि हम हर एक क्वेश्चन को एलाबरेट करें. हमारा फोकस ये है कि जो क्वेश्चंस इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं हैं, जिसके अंदर वहाँ पेपर सेट ट्विस्ट रख देता है, ताकि ये स्टूडेंट स्कॉलर जो हैं ये इसको पहले इसको अंडरस्टैंड करें, फिर इसका जवाब दें. और ज़्यादा मुश्किल उसकी अंडरस्टैंडिंग में होती है क्वेश्चन की. तो हम आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ट्विस्टेड है, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, या जिसके अंदर मुश्किल तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करके स्कॉलर को कंफ्यूज किया जा रहा है. हाउ कैन वी गैदर इट, कैसे हम उसे मैनेज करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. वो टेक्निक भी साथ बताऊंगा और साथ हर क्वेश्चन को एलाबरेट करूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ताकि आपका जहन ट्रेन हो जाए कि आप उस क्वेश्चन को वैसे ही अंडरस्टैंड करें, समझें, उसे कैम्प्रिहेंस करें. सो 2011 एनुअल का पेपर, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाइट एंड सरे एज सनीटर्स. ये सरे सनेटर था, शागिर्द था, प्यूपल था वाइट का, और दोनों ने ही वो सोनेट को अडॉप्ट किया पेट्रार्क से या फॉरेन राइटर से, और इंग्लिश के अंदर सोनेट को इंट्रोड्यूस कराया, एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया. ओके, सो हमने अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है कि वाइट इमोशनल है ज़्यादा या सरे ज़्यादा इमोशनल है. वाइट सोनेट को कॉपी करता है, दूसरे पोएट के सोनेट को, सेम आइडिया को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. क्या सरे ने भी ऐसा किया है? यस ही डिड. ओके, तो इस तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट का आपको क्वेश्चन किसी भी की बुक में इजीली मिल जाता है. और इसको मज़ीद आसान करने का तरीक़ाकार ये है, इसको कि आप एक पेज के ऊपर 2 कॉलम बना लें. देखो किताब पर अब कुछ नहीं लिखा हुआ, वो जो एक लाइन लिखी हुई थी मैंने पढ़ दी. अब अगर आप मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा पाऊँगा. अगर नीचे देखेंगे तो मैं समझूंगा कि इनको पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही. ठीक है, तो एक पेज के ऊपर आप एक दरमियान में लाइन खींचिए और एक तरफ लिखिए एक लफ्ज़, सपोज वाइट. वो नहीं, अभी नहीं लिखना, वैसे बता रहा हूँ घर में. तो आप एक जगह पर लिखेंगे भाई वाइट, दूसरे कॉलम के ऊपर लिखेंगे सरे. वाइट की जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपको की बुक में कहीं भी मिलती हैं, आप उसको वहाँ पर टच कर दें. और इस तरह जो सरे की आपको मिलती हैं, आपने सरे की वहाँ पर वो लफ्ज़ लिख देने हैं. अगर आप 10-10, 15-15 वर्ड भी लिखने में कामयाब हो गए वाइट के और सरे की सेम क्वालिटीज़ के 10 वर्ड मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप इजीली 5 पैराग्राफ क्रिएट कर देंगे उस क्वालिटी पर, 7 एग्जांपल्स भी डाल देंगे. इस तरह कंट्रास्ट देख लें, अगर इनके दरमियान कंट्रास्ट है, फ़र्क है, तो आप वो 2 वर्ड मिलते हैं, 4 मिलते हैं, इधर भी लिख लें उधर भी लिख लें, और समझे कि वहाँ पर जाकर क्रिएटिव राइटिंग कर दें कि जी ये सिमिलरिटीज़ हैं दोनों पोइट्स के अंदर, उस्ताद शागिर्द में, और ये इनके डिफरेंसेस हैं. क्लियर? तो ये किसी बुक में मिल जाएगा. नहीं मिलेगा तो आप नेट में सर्च करें, इजीली मिल जाएगा. वहाँ पर भी मेरा लिखा हुआ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. 3
Do you think that, question number 3, do you think that Milton's Paradise Lost meets with all the requirements of a successful epic? Very simple question है जी सर। 11 नंबर पेपर कर रहे हैं, 11 नंबर क्लास, और सॉरी 2000 जी 2011 का कर रहे हैं जी, एनुअल है, क्लासिकल पोएट्री। ओके, ये एपिक वाला क्वेश्चन है। एक्यूट पोएट्री में चले जाएं, 2 सवाल मैंने बना दिए, एक सवाल लॉन्ग बना दिया है, एक शॉर्ट करके बना दिया है, ताकि जिनको याद नहीं होता वो आसानी से थोड़े छोटे वाला याद कर लें। क्लियर? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 4, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन डन्स यूज ऑफ हाइपरबोल एंड पैराडॉक्स इन हिज पोएम्स। हाँ जी, पैराडॉक्स क्या होते हैं? ट्रू स्टेटमेंट होती है मगर वो हाँ अप्लाई नहीं ऐसे ट्रूली होती थी, बिल्कुल होती है, या कोई ऐसी स्टेटमेंट जो हम चाह नहीं रहे। हाइपरबोल कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर शोखी, एग्जेजरेशन करना, ठीक है? तो एग्जेजरेशन वो करता है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अब वो एग्जेजरेशन है, जा गिरते हुए तारे को थाम दे। आप एग्जांपल लिख देते हैं जी, मेरी बिलवेड और मैं ऑल वर्ल्ड है, सूरज तू यहाँ आकर चमक। ये एग्जेजरेशन है सारी के सारे। तो ये आप हाइपरबोल बता देंगे, ये हाइपरबोल है। और एट द सेम टाइम वो दूसरी बात क्या है, पैराडॉक्सेस, चीज़ नज़र आती हो कि ये गलत है लेकिन दर हकीकत ठीक हो, ठीक है? जैसा कि पैराडॉक्सेस का मास्टर जो था वो तो वैसे ऑस्कर वाइल्ड है, जो कहता है कि तलाक़ें आसमानों में बनती हैं, ठीक है? आम तौर पर हम कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, तो ये खुशी की बात हम कहते हैं ना कि बड़ी खुशी, ये जी आसमानों पर बनते हैं। वो कहते तलाक़ें आसमानों पर बनती है, यानी कि खुशी की बात ज़्यादा ये है कि वो खुशकिस्मत बंदा होता है जिसकी तलाक हो जाए। तो वैसे तो वो पैराडॉक्स इस्तेमाल करता है, यहाँ पर पैराडॉक्स इस्तेमाल कर रहा है कि आपको पूरी दुनिया में कहीं भी लॉयल एंड ब्यूटीफुल वैमन नहीं मिल सकती, ठीक है? अब वैसे तो ये बहुत एग्जेजरेशन हो गई, फिर दोबारा एक गलत बात नजर आई है, लेकिन इंग्लिश सोसाइटी के मुताबिक ये बात ठीक है। इंग्लिश सोसाइटी के मुताबिक ये बात ठीक है कि ब्यूटीफुल और सिंसियर दोनों एट द सेम टाइम वैमन नहीं मिलेगा। वो कहता है मेरी बिलवेड और मैं, हम एक मुकम्मल दुनिया है, हाफ वो है हाफ मैं है। लगता है कि बहुत बड़ी बात, एग्जेजरेशन हो गई है, हाइपरबोल हो गया है, ये बात ठीक नहीं है, लेकिन हकीकत भी है। अच्छा, अब इससे अगली बात एक मैं बात करता हूँ कि इसको डन के अंदर ये पैराडॉक्सेस की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो हाइपरबोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके साथ इसको भी इस्तेमाल कर गया है, वगरना पैराडॉक्सेस के लिए ये पोएट मौजू नहीं है। इसके अलावा इस पोएट में और बहुत सारी बातें हैं जो कि एक स्कॉलर इजीली और इन्जॉय करके लिखता है और बहुत कुछ बता सकता है। तो कंक्लूजन ये निकला, इस क्वेश्चन के अंदर भी आप सारे हाइपरबोल ही डिस्कस करते जाएंगे, और जहाँ पर पैराडॉक्स की बात है वहाँ पर कोई भी उसकी स्टेटमेंट जो ऐसी आपको लगता है थोड़ी सी ट्रू है, आप वो कोई एग्जांपल, कोई कपलेट, कोई शेर याद है उसका, तो आप वो लिख देंगे, एलाबरेट कर देंगे कि जी यहाँ फिलहाल पोएम में पोएट ने ये कहा था, बस उसका एक पैराग्राफ बन जाता है, और ये जी हाइपरबोल है। फिलहाल पोएम में पोएट ने ये कहा था और ये पैराडॉक्स है जी। अगर 4 पैराग्राफ आप बना देते हैं हाइपरबोल के, इजीली आपको हाइपरबोल तो मिल जाता है। पैराडॉक्स के आप 2 पैराग्राफ क्रिएट करें, 6 पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। किसी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल रहें और वहाँ से पोएम्स के रेफरेंस लें और लिखते जाएं। जो बातें आपको क्लास में याद रह गई हैं, जो आपने किताब में पढ़ी आपको याद रहेगी, बस वहीं लिख दें जी। आयरनी कल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग पोएम्स, द सनराइजिंग, अ वेलडिक्शन, फॉरबिडिंग, मॉर्निंग। अब आप ये देखें कि पोएम्स को पढ़ने का ये फ़ायदा है आपको कि इस तरह के आसान तरीन, ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि आपको 2 पोएम्स की
कंसेप्ट क्लियर है, आप उन पर 12-12 नंबर का नोट लिखना है, यानी कि आपने जस्ट 3-3, 4-4 पैराग्राफ क्रिएट करने हैं। मीन टू से आपने 3 पेज, 3.5 पेज एक क्वेश्चन के लिखने हैं आपने। 3.5 पेज जी, बस। बस 1, अगला पेज 2 हो जाता है, फिर उससे अगला 3 हो जाता है, 4, यानी कि एक पेज की दोनों साइड अगर काउंट करेंगे तो 2 काउंट होंगे। नहीं 6 नहीं, 3.5 पेज बस। चलिए, मैं इसलिए लेंथ को लिख रही हूं, मैंने आपसे पूछना भी था। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है सर, ये देखिए, ये मैंने अपनी लेंथ बनाई थी ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर खत्म है। नेक्स्ट ये खत्म। हाँ जी, आप बताओ। ये क्रिटिकल एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी है, ये काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है। अगर आप लिखती 1 2 3 और ये हाफ हो जाता तो दैट वाज इनफ। टाइम भी नहीं होता, आपने टाइम को सामने रखना है अपने। दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सर ऐसे ही करने हैं, पीरियड हाफ तक हो जाए। नहीं, ये 12 नंबर का एक क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। 2 क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है, 1 करनी है, नहीं दोनों करनी है। 12 नंबर का एक हो गया ना, तो टोटल 3.5 एक के, 3.5 दूसरे के 7 पेज बन जाते हैं। तो एक 25 नंबर के सवाल के लिए आपके पास 6, 6.5, 7 पेज होने चाहिए। 6 से 7 तक। जी जी। सर 2 चीज़ें पूछी है, एक बहुत अच्छी आती है, एक ज़रा सही नहीं आती। उसको ज़्यादा एलेबोरेट कर दें, उसको ज़रा मतलब लेंथ पूरी करने के लिए उसको ज़रा कम कर दें। जिसकी लेंथ आपने बढ़ा दी है, 3.5 की बजाय 5 कर दिया है, तो उसमें शायद आपको आधा नंबर या 1 नंबर बढ़ जाएगा। जिसके कम किया है तो उसके नंबर वो 4 कम कर देगा। मतलब जो नहीं बैलेंस रखे, नहीं आते तो उसे करना तो है, उसे फिर एलाबरेट, बजाय इसके कि जो आता है उसको लंबा करने के, जो नहीं आता उसको लंबा करने की कोशिश कर लें। ठीक है। डू यू थिंक दैट चार्ल्स फरलोक स्टिल अपील्स टू द मॉडर्न रीडर्स? अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ब्यूटीज, यानी कि आपने खूबियां लिखनी है पूरी। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप कैरेक्टर की खूबियां लिखें, आप कैरेक्टर के रेफरेंस दें, आप सारी पोएम्स डिस्कस कर दें, आप उसमें आयरनी डिस्कस कर दें, उसमें स्टाइल डिस्कस कर दें कि आज मॉडर्न एज में भी ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं। इसमें आप कोई भी सवाल लिखेंगे वो ठीक होगा, चाहे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्यों ना लिखें। ठीक है, आपने क्वालिटीज बतानी। हाँ, आज भी मॉडर्न दौर के अंदर हमें वो बहुत अच्छे खूबसूरत लगते हैं, स्मूथ हैं, और एट द सेम टाइम वैसे करेक्टर पाए भी जाते हैं। डॉक्टर ऑफ फिजिक्स है, सर्जन है, पार्सन है, ऐसे करेक्टर पाए भी जाते हैं। तो ये अपील करते हैं अभी। यूनिवर्सल करेक्टर जो कहते हैं सर, वो इसी तरह के। यस यस, बिल्कुल ठीक कहते हैं। दे ऑल आर यूनिवर्सल करेक्टर्स कहते हैं। कहते हैं कि टाइमलेस करेक्टर्स ऑन टाइम डिटरमाइंड स्टेज। किसी भी वक्त को आप डिटरमाइन कर लें, 19वीं सेंचुरी को, 14वीं सेंचुरी को, 16वीं सेंचुरी को, जिस टाइम को भी आप डिटरमाइन करेंगे ये करेक्टर वहीं पर फिट और पूरे होंगे, एप्ट होंगे। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोप स्टायर इन द लाइट ऑफ हिज पोएम द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक के अंदर वैमेन के ऊपर और इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर सारा स्टायर है। तो ये सवाल आपको बुक में मिल जाता है कि उसने स्टायर किस तरह से किया। पेपर एंड हुआ 2011 सप्लीमेंट्री, और इस पेपर का जो पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ है, स्टैंजा जो आया हुआ है वो है, Here we may reign secure and my choice. To reign is worth ambition, so in hell, better to reign in hell than serve in heaven. सैटर्न का डायलॉग है जी। जी, कितने खुश हुए, खुशी की लहरें आ गई ताइबा के चेहरे पर ना, कि सैटर्न का करंट ये वो डायलॉग। कितना अच्छा था सैटर्न, है ना। आपने सैटर्न को पढ़ा है, पैराडाइज को पढ़ा है आपने, है? ठीक है, फिर कोई खुशी नहीं है आपके चेहरे पर। ओके, डिस्कस इन डिटेल, ये क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस इन डिटेल वाइट्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश सोनेट।
तो वो एज अ सोनेटर वाला क्वेश्चन बना हुआ है एक्यूट पोएट्री में। डेवलप योर आर्गूमेंट विद रेफरेंस टू हिज पोएम्स इन योर कोर्स। तो पोएम्स का रेफरेंस देना है। ये इसीलिए क्वेश्चन के साथ रेफरेंस की बात कर रहे हैं ताकि आप लोग पोएट्री इंजॉय करके आए। ठीक है। अब दिलचस्प बात तो ये है कि पहले पोएट्री को एंजॉय किया जाता था, लोग मार्केट से किताबें खरीदते थे और उसे एंजॉय करते थे। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में, जैसे उनके घर के अंदर ये जैसे मंटू है, ठीक है। अब वो मुमताज़ मुफ्ती कहता है मैं जब मंटू के घर में गया तो उसके घर में शेक्सपियर वगैरह रखा हुआ था। मैंने मंटू से कहा कि अच्छा तो तुम शेक्सपियर पढ़ते हो। उसने कहा शेक्सपियर मैं नहीं पढ़ता, ना मुझे समझ आती है ये इंग्लिश, ये तो वैसे इंप्रेशन बनाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है। उसने कहा हाँ जी हाँ जी, अच्छा वो ये पढ़ते थे, बहरहाल पढ़ते भी होंगे, ज़हरी बात है, ये तो सिर्फ एक जोक थी उनकी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, तो आप पोएट्री जो है आप मुझे अक्सर बच्चे आके पूछते हैं, खुदा की कसम मुझे बड़ी हैरानगी होती है, कहते सर वो इसकी पोएम्स भी पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने कहा पढ़नी पड़ेगी क्या, ये तो एंजॉयमेंट की बात है। ये तो ऐसे कि कल को आज से 30 साल बाद मैं देख रहा हूँ कोर्स में होगा कि हनी सिंह का गाना जो है एलेबोरेट करें 4 बोतल वोडका। तो आप एलेबोरेट कर रहे होंगे जी 4 बोतल वोडका का मतलब है एक आदमी है वो स्वीपर है और वो नूह की तरह है और वो सफाई पसंद है, और जहाँ उसे 4 बोतल नजर आती है वो उठा लेता है कि स्कूल गोइंग बच्चे उसे ना देख पाए। इसकी ये मतलब हो सकता है। और अगर वो उस वक्त मैं उस वक्त बूढ़ा होऊंगा, नहीं मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, अच्छा उससे मुझे कोई आके पूछे कि हैं जी ये हनी सिंह का गाना भी सुनना पड़ेगा, मैं कहूँ है फिर यार सुनना पड़ेगा क्या, इंजॉय करो उसको, साथ साथ थोड़ा थोड़ा ठुमका भी लगाते जाओ, साथ सुनते भी जाओ। तो इसी तरह ये यूनिवर्सिटी चाहती है, बार बार कह रही है कि वाइट के सॉनेट का रेफरेंस दें। कहने का मतलब है कि बच्चे साथ साथ इसके असल सॉनेट इंजॉय भी करके आए, साथ साथ ठुमका भी लगा के आए। ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पर यकीन कीजिए हर बच्चे को, ये बैठी हुई है इन्हें पता है, ये सारी ला रही है नीचे, तो वहाँ पर ये चासर के सारे करैक्टर पूरे बिल्ड किए जाते हैं। और यहाँ हमने भी 1-2 बार ये ड्रामाटाइज करने की कोशिश की है, लेकिन बच्चे उसमें बहुत शर्मीले और शर्मा जाते हैं, ये हमारा कल्चर है। ठीक है। तो ये बाकायदा सिंगिंग की जाती है और बाकायदा ये सारी चीज़ें इंजॉय करके हैं। Who in your opinion is the hero of Milton's Paradise Lost? Who is? अच्छा 4-5 ऑप्शन है, क्वेश्चन मैंने बना दिया है इसका एक्यूट पोएट्री में। ओके। दानियाल पब्लिशर, तो उसमें एक तो है एडम हो सकता है, उसके बाद क्राइस्ट हो सकता है, उसने दोबारा रिवाइव किया, गॉड हो सकता है, सैटर्न हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम कहते हैं ओवरऑल पूरी पोएम को देखें तो हम कहते हैं कि एडम इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि हम पूरी ये पैराडाइज लॉस्ट 1 से लेकर 12 तक को देखें अगर तो। ठीक है। अगर आप पैराडाइज लॉस्ट सिर्फ 1 को देख रहे हैं देन श्योर क्लियर कट द हीरो इज सैटर्न। और बेहतर ये है कि आप तमाम तर स्पेक्ट्रम में सैटर्न को हीरो कंसीडर करें। उसमें आपके 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा ये है आपका कि आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, आप उसे आराम से लिख सकते हैं भाई ही इज़ हीरो एट एवरी इंच। सेकंड, दूसरी बात उसमें ऑप्शन ये है कि सैटर्न को आप जब हीरो बनाते हैं तो असल में आप उस मिल्टन को हीरो बना रहे होते हैं उस पीरियड के अंदर जिस पीरियड में मिल्टन मौजूद था और मुश्किलात देख रहा था। मिल्टन ने कहा था, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर में था, पार्टीज का प्रेशर था, तो उसने कहा था इफ यू आर द गॉड्स ऑफ दिस टाइम देन आई एम रेबल, आई एम सैटर्न ऑफ योर राइट। मैं तुम्हारे तख्त का, तुम्हारे दौर हुकूमत का फिर मैं सैटर्न हूँ, अगर तुम वक्त के खुदा हो तो। उसने कहा था ना, हर दौर में देखा है मेरी चश्म शऊर ने, हर दौर में देखा है मेरी चश्म शऊर ने, कुछ लोग ज़माने में खुदावंद रहे हैं। बेटा जी नींद तो नहीं आ रही? हीरो 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 है, हीरो है। ठीक है, 20 नंबर 18 नंबर आ जाएंगे।
वो जो बैठा है, क्या नाम है, एग्जाम पेपर चेकर, ही विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, क्वालिटीज होंगी। लटरेरी होगा ना। अच्छा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर करना चाहें आप तो ये आपसे 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेते। एक दिन में सारी पोएम्स हो जाती हैं और फिर एक दिन में इसका एक क्वेश्चन हो जाता है। फिर सरे की भी एक दिन में पोएम्स हो जाती हैं, एक दिन में इसका क्वेश्चन हो जाता है। हैं आई विल गिव यू। Discuss question number 4. Discuss the significance of the temptation scene in Paradise Lost 9. Paradise Lost 9 के अंदर पता है क्या है? Paradise Lost 9 के अंदर बताया गया है किस तरह एडम एंड ईव वर इन द पैराडाइज, और फिर किस तरह सैटन वहाँ पर स्नेक के रूप में आया और किस तरह उसने ईव से कहा तुम सारा दिन यहाँ पर काम करती रहती हो, गॉड ने तुम्हें काम के लिए बनाया है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं बनाया। तो तुम्हें वो एक एप्पल खाना चाहिए, एप्पल से तुम्हें इसलिए मना किया गया है कि जो शख्स भी, जो भी क्रीचर एप्पल खाएगा तो वो गॉड बन जाएगा। उसे कहा था इससे, ठीक है बेटा, उसे गॉड बन जाएगा। तो ईव ने कहा एडम से कि आओ आज यहाँ काम नहीं करते, आज कहीं और चलते। ये सारा पैराडाइज लास्ट 9 के अंदर बताया गया है, वही बता रहा हूँ। तो फिर ईव कहती है एडम से कि नहीं आज काम पर नहीं जाते, आज ये एप्पल खाते हैं, इधर चलते हैं। तो वो एडम कहता नहीं तुम चली जाओ अकेली, मैं नहीं जाता। तो वो चली जाती है ईव वहाँ जाकर अम्मा हवा वहाँ पर एप्पल खा लेती है उस सैटर्न के कहने पर। यानी कि दैट वाज टेम्पटेशन। जो ही एप्पल खाती है तो वो एप्पल खाने से पहले एडम को भी उकसाती है कि तुम भी एप्पल खाओ। तो वो भी एप्पल खाता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत भी करता है, उसकी वो वाइफ होती है। जो ही वो एप्पल खाते हैं तो उनके अंदर मॉर्टेलिटी का सारा सिस्टम ऑन हो जाता है। ये ज़मीन जिसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर तपते हुए रेगिस्तान भी हैं, यहाँ पर आग बगोला धूप वाले पैचेस भी हैं इस ज़मीन पर। इस ज़मीन पर सब्ज़े के बहुत बड़े बड़े जत्थे भी हैं, इसमें आबशारें भी हैं, इसमें बर्फ़ से ढके हुए खौफनाक पहाड़ भी हैं, इसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, इसके अंदर इंतहाई खूबसूरतियाँ भी मौजूद हैं। तो ये क्या हुआ, ये जब भी उन्होंने एप्पल खाया तो पूरी जो लैंड थी वो उसके अंदर एक अर्थक्वेक पैदा हो गया और चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, कुछ चीज़ें बदनुमा हो गई, कुछ चीज़ें खुशनुमा रह गई। ठीक है सर, ये जो बात आप बता रहे हैं इससे पहले मतलब सारा प्लेन सेम था सर सारा। अब ये एक डीप थेरीज में जाकर कहेंगे जी हम यहाँ पर थे ही नहीं, उठा के फेंका गया था एक नई लैंड में। एक थेरी ये है कि बस ये फिजा था, गॉड मालिक है, वो ये नहीं कि उठा के किसी और जगह पर फेंके, उसी ज़मीन को, उसी लैंड को, पैराडाइज की लैंड ऊपर नीचे हो गई, उसके मोर्टेलिटी का सिस्टम ऑन हो गया। तो ज़िंदगी और डेथ, इन दोनों का कम्बिनेशन ये अर्थ है, इन दोनों का कम्बिनेशन ये ह्यूमन बीइंग है। स्किन देखे कितनी प्यारी होती है, हैं येलोइश चमकदार, हाय 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 क्या कहने। और इसके अंदर खोल के देखें, खून, पस, बदबू, स्मेल मैदे से कितनी आती है, अल्लाह माफ़ करे। हमने तो बकरियों के देखे हैं, इंसानों को देखें उसके अंदर से वैसी स्मेल होती है। लड़का जो उसको लड़की को कह रहा होता है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तो लड़की जो ना फिलॉसफी की स्टूडेंट होती है, वो उसको कहती है कि ये आंखें अगर आपको ऊपर से स्किन हटा के देखे ना तो आपको खौफ आएगा, देखने का दिल नहीं करेगा। तो ये आपको ऊपर से नजर आता है, अगर अंदर से आप देखेंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। सही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब हम सिर्फ इतना लेते हैं कि ये इंसान और ज़मीन, ये दोनों डेथ एंड लाइफ के दरमियान में एक खिचड़ी सी बन गई ना। ये उस एप्पल के खाने की वजह से, दैट इज़ आवर थियोलॉजी, ये उनकी थियोलॉजी क्रिश्चियन थियोलॉजी है। ओके 5 पर चलूँ। अच्छा, अब उसने पूछा क्या था 4 में, उसने कहा था भी वो टेम्पटेशन सीन बताएं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
अगर आप एक्यूट पोएट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पर मैंने समरी दी है, समरी प्रिपेयर कर ली, सब कुछ प्रिपेयर हो गया बुक 9 का। टेक्स्ट भी आसान है उसकी, लेकिन मैं टेक्स्ट पढ़ाता नहीं उसकी क्योंकि वो बहुत आसान है। सर वो आपकी वही बुक जो हम भी पढ़ रहे हैं, एक्यूट पोएट्री है वही बुक, हाँ बड़ी मोटी सी किताब है, बड़ी गंदी शक्ल वाली है वो, उसके ऊपर जो वो बनाया टाइटल बनाया सबसे गंदा बनाया है, ठीक है। ये पोएट्री कंप्लीट इस बुक में है, कंप्लीट टेक्स्ट भी उसी में है, सारी पोएट्री हमने पढ़ी है सारी उसी में है। अच्छा 5 नंबर पर, here is God's plenty, elaborate, Dryden's statement with reference to Chaucer's the prologue। वो कहता है God's plenty, भाई God's plenty को समझ ले। God's plenty होती है कि बेहतात है अच्छे आइडियाज़ की, उसकी आयनी है माइल्ड है, स्टायर है माइल्ड है, उसके अंदर खूबसूरत करैक्टर है, रंग हैं, कलर हैं, उसके अंदर फूल हैं, उसके अंदर ग्रीन लैशेस हैं उसके अंदर। तो ये सारे की सारी क्या है, हम कहते हैं हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो उसने कहा गॉड्स प्लेंटी, ऐसे लगता है जैसे किसी देवता ने ये लिखी हुई हो, जैसे देवता जो जो इनायात कर सकता है वही वही इनायात चासर की बुक में मौजूद है। तो आपने दर हकीकत ये वही पहले वाला सवाल है, आपने परलोक द कंट्रीब्यूटरी टेल्स की खूबियाँ लिखनी है सारी की सारी। To what extent Poe presents a true picture of his society in his poem? क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिया, ओके जी क्वेश्चन बना हुआ है, अदरवाइज वही सोसाइटी के ऊपर स्टायर, वही सोसाइटी के अंदर 6 छोड़ गया हूँ। अच्छा इतना बड़ा सवाल था छोड़ गए हैं। द टर्म मेटाफिजिकल 6, द टर्म मेटाफिजिकल स्टैंड्स फॉर स्टाइल नॉट फॉर सब्जेक्ट मैटर। डन पर क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल में, हाँ जी। ओके डन, डन अपने स्टाइल के अंदर मेटाफिजिकल है, डन अपने सब्जेक्ट में मेटाफिजिकल नहीं है। सब्जेक्ट उसका सॉलिड है, लव उसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ये है उसका कि मोहब्बत जो है दैट इज़ नॉट ओनली फिजिकल दैट इज़ आल्सो स्पिरिचुअल, दोनों का कम्बिनेशन है। दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ जॉन डन। जॉन डन का सब्जेक्ट ये भी है कि वैमेन डिसलॉयल होती है। जॉन डन का सब्जेक्ट वाइफ की तारीफ करना भी है, बिलवड की तारीफ करना भी है किसी हद तक, ओके, और ब्यूटीज बयान करना भी है लव की और लवर की। तो ये उसका सब्जेक्ट है। अब इसमें वो सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ऐसा हो कि हम उसे पढ़ें वो बातें ही कर रहा हो किसी खलाई मखलूक की, दूर दराज की दुनिया की, किसी ऐसी चीज़ों की जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो। अगर जॉन डन का सब्जेक्ट होता कि एक औरत को मोहब्बत हो गई है एक दियो के साथ जिसकी आँखों के अंदर 2 बाल्स की बजाय 2 शोले जल रहे होते हैं हर वक्त, उस दियो के साथ उस औरत को मोहब्बत हो गई है और वो वेलिंग कर रही है, रो रही है उसकी याद में, और वो सफ़ेद कपड़े पहने ऊपर से उतरता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाता है कोकाफ के अंदर, वहाँ जाकर उसे बेयार और मददगार छोड़ देता है, वो औरत भटक जाती है। अगर ये कहानी ये सब्जेक्ट उठाता जॉन डन तो हम कहते उसका सब्जेक्ट क्या है, मेटाफिजिकल है उसका सब्जेक्ट, ठीक है। उसका सब्जेक्ट मेटाफिजिकल नहीं है, उसका स्टाइल मेटाफिजिकल है। इस सब्जेक्ट को एलैबोरेट करने के लिए वो कहता है मेरी बिलवड और मैं हम दोनों चिमटा हैं। चिमटा कहते हैं, हाँ कंपस कहता है। मैंने कहा चिमटा है, चिमटे की भी तो 2 लेग्स होती हैं है? वैसे आजकल के जैसे लवर और बिलवड आ रहे हैं ना, एग्जाम्पल चिमटे वाली ठीक थी। कमजोर यार बेचारे, छोटी छोटी पैंटें पहनी होती है। सर वो तो औरत ना वो मर्द हैं। अच्छा चलो ठीक है जी। तो हम सवाल अभी पूरा नहीं कर पाए, जोर ज़्यादा लग गया। आ स्टाइल दैट रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड टू एक्सपीरियंस, और उसका जो स्टाइल है मेटाफिजिकल, असल में मेटाफिजिकल इसलिए है
क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंसेस थे साउल के, स्पिरिचुअल लव के। ही वॉज द फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ लेडीज, हैं, औरतों का तमाशा था जॉन डन की जिंदगी में, ठीक है। इसलिए मोहब्बतें बहुत ज़्यादा की हैं, हर किसी से बयां दिल की हालत करनी, फराज तुम्हें ना आई मोहब्बत करने, ठीक है। और यानी कि फराज ने भी बहुत मोहब्बतें की थी, तो इसने भी बहुत मोहब्बतें की होंगी, और इसे एक्सपीरियंस था कि स्पिरिचुअल लव होता है। डिस्कस डन्स पोएट्री इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इट्स मीन दैट ये क्वेश्चन दो क्वेश्चंस का कम्बिनेशन है, जॉन डन एज द लव पोएट्री ऑफ जॉन डन और जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। इन दोनों क्वेश्चन का हाफ ऑफ पार्ट डालेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये क्वेश्चन खुद से क्रिएट करें, दोनों क्वेश्चंस का मटेरियल इस्तेमाल करते हुए, कि जी ये लव पोएट्री सब्जेक्ट देखिए कितना अच्छा है। एलाबोरेट करने का स्टाइल जो है मेटाफिजिकल है। हर पैराग्राफ में एक पोएम का सब्जेक्ट ले, हर पैराग्राफ में एक पोएम का सब्जेक्ट, और उसको बयान करने का जो मेटाफिजिकल स्टाइल है वो साथ एलाबोरेट करें, पैराग्राफ कंप्लीट करें। 5 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ में ये क्वेश्चन कंप्लीट है। 7 में डिस्कस कर चुका हूं। 8 नंबर, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सरेज सॉनेट्स। सरे के सॉनेट, जी बेटा कर दी है, वही क्लास में सिखाया है, वही है इसी फीचर पहले बता चुका हूं 7 कि रेप ऑफ द लॉक जो है पोएम इंग्लिश सोसाइटी की ट्रू पिक्चर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हर बुक में मौजूद है। सरे का जी, सरे एज अ सोनेटर लिखना है। डिस्कस इन डिटेल विद रेफरेंस टू हिज पोएम्स इन योर सिलेबस। ओके, इजी। 2012 एनुअल का ये पेपर है क्लासिकल पोएट्री का। अ वॉइस ही हैड एज हैज अ गोट, ये वॉइस था, और ये मेरे ख्याल में समनर का है, लाइक दिस, इस तरह का है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ वाइट्स और सरेज पोएट्री, हर जगह आ रहा है। एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू देयर पोएम्स इन योर कोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, चासर प्रेजेंट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 14th सेंचुरी। क्रॉस सेक्शन से मुराद क्या है कि उसने अरिस्टोक्रेट से लेकर एक लेमैन तक को एलेबरेट किया है। उसने एक रिलीजियस पर्सन, एक पार्सन से लेकर और एक करप्ट पर्सन तक को डिस्कस किया है। यानी क्रॉस सेक्शन हो गया है, शुमाल से जनूब तक, शुमाल से जनूब तक, मशरक से मगरब तक, हर जगह से उसने करैक्टर ले लिए। यानी कि उसने सोसाइटी का कोई करैक्टर नहीं छोड़ा। यानी कि हर डोमिनेंट, हर सोसाइटी की हर क्लास और हर स्टैंडर्ड से उसने करैक्टर लिया है। ये बड़ी डेमोक्रेटिक बात है। उस दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ऐसा कंसेप्ट भी नहीं था। अगर आपने टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इवन के 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस की क्या सूरत हाल है कि वहाँ पर लोग कुत्तों के मुंह से गोश्त छीन के पकाते हैं, ठीक है। और आपने इडिपस रेक्स पढ़ा है, वहाँ पर जो करैक्टर आ रहे हैं वो सारे के सारे बैरोक्रेट, अरिस्टोक्रेट, उनकी बातें होती थी, लेमैन की बात नहीं होती थी। आप जब पार्ट 2 में आप आएंगे तो आप अपनी बात करेंगे। आय हाय, मैंने बड़ी बात कर दी है, मैंने कहा है आप अपनी बात करेंगे। ये मेरी बात आपने भूलनी नहीं है, ये बात छोटी नहीं है, अपनी बात। अगर मैं इसको एलेबोरेट करूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी क्लास की भी बात करते हैं, आप अपनी बात करेंगे। पढ़ आप एडवर्ड बाउंड को रहे होंगे, लेकिन उस किताब में कुछ नहीं लिखा होगा। और जब आपसे कोई पूछेगा द सी के अंदर क्या है, एडवर्ड बाउंड क्या कहता है, आप कहेंगे वो कहता है कि एक इंसान जो है वो दर हकीकत पाया जाता है ना के हाथ में ना दिल में, बल्कि दिमाग के अंदर ठहरी हुई एक सोच में। यानी कि उसके एग्जिस्टेंस का जो ख्याल है, उसकी मौजूदगी का ये एहसास है कि मेरा नाम भुट्टा है, मैं टीचर हूँ, मेरी एज ये है, मेरा स्टैंडर्ड ये है, मेरा स्टेटस ये है, मेरी बैकग्राउंड ये है, मेरी क्लास ये है। ये जो एहसास की एक वेव ठहरी हुई है दिमाग के अंदर, इस वेव को उठाकर अगर स्टील के बर्तन में रख दिया जाए
तो उसको हमेशा हमेशा का दायम मिल जाएगा। ये बात सच्ची है, ये बात झूठी है, ये बात पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये बात इम्पॉसिबल है। ये बात इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको पॉसिबल कहो, क्योंकि होपफुल रहना है कि जिंदगी को दायम आखिर मिलना है। नहीं, दायम नहीं मिलना चाहिए, वो जन्नत में मिलेगा, जन्नत यही जगह बन जाएगी। ये क्या एडवर्ड बाउंड ने कहा है? एडवर्ड बाउंड ने निशान लगाया है, बात आपने अपनी की है। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि आप अपनी बात करेंगे पार्ट 2 में, समझे कि उस वक्त आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे मुसलसल। ठीक है, चलें, मैं वो बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि इसने क्रॉस सेक्शन एक लेमैन की बात की, हर एक क्लास की बात की है। ओके, अच्छा जी, जरा आगे चलें। ये तो क्लियर होगी ना बात। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन अगर पूछ लें बेटा, क्रॉस सेक्शन का समझ नहीं आया तो। मतलब और सोसाइटी में जितने भी करैक्टर हैं सारे उसने, हाँ, तकरीबन हर क्लास से उसने करैक्टर ले लिए। ओके, डिस्कस द रेप ऑफ द लॉ का है सोशल स्टायर, तंज है सोसाइटी के ऊपर, सिंपल है। व्हाट इज डन एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, औरत के बारे में क्या व्यू था उसका, उसे डिसलायल भी कहता, उससे तारीफ भी करता है, उससे मोहब्बत भी करता है, उससे दुख भी पहुंचे हैं, उसे डिफरेंट रिफ्लेक्शन दिए हैं औरत के बारे में उसने। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल विद रेफरेंस टू हिज लव पोएम्स इन यूएस सिलेबस, और लव पोएम्स उसकी जो हैं उसके रेफरेंसेस भी दें। वैसे मैं आज ये फील करता हूँ वेमेन ओवरऑल मासूम है, ओवरऑल मासूम है। वैसे वो लगती है कि चालाक है या वो बनती है चालाक, होती नहीं है, तो वो मासूम ही होती है औरत। तो उसको हम जिस तरह चाहे इंटरप्रेट कर रहे हैं मर्द हजरात, लेकिन ये जब तक वेमेन पोइट नहीं आएंगी सामने, क्रिटिक नहीं आएंगी, उस वक्त तक ये पता नहीं चलेगा। अब इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी यही देख लें, वो छोटे भाई मेरे बाहर पीछे बैठे हुए हैं, उनके पास टाइम बेशक थोड़ा है, लेकिन वो जब सुनते हैं समझते हैं, वो अपने अंदर उस चीज़ को एनालाइज भी कर लेते हैं। जो मतलब मोस्टली फीमेल मैं पढ़ाता रहा हूँ, वो ये सोच रहे होते हैं कि हम किस तरह से पेपर पास कर जाएंगे, तो वो उनको मासूम होती है ना, उनकी लिमिटेड थिंकिंग होती है उतनी ही कि मैं ये बस कर लूँ, इतना कर लूँ, मैंने क्या करना है। क्योंकि आपने अच्छी तरह से उसको एनालाइज नहीं किया, तो आप अच्छे पोइट भी नहीं बनेंगे। आप में से किसी की डिज़ायर है कि मैं ड्रामाटिस्ट बनूंगी या मैं पोइट बनूंगी, हालांकि आप इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं। ठीक है, आपको ये भी पता नहीं होगा कि बॉलीवुड के अंदर कौन कौन से हीरो अच्छे हैं और असल एक्टर हैं, किस किस के इंप्रेशन अच्छे हैं, रियल एक्टर कौन से हैं, और ऐसे डुगडुगी वाले कौन से एक्टर, आपको ये भी पता नहीं। हालांकि ये आपके सब्जेक्ट है, आपने एक बार भी स्टूडियो में नहीं गए, आप एक बार ड्रामा की स्टेज देखने नहीं गए कि ड्रामा चलता कैसे है, कैरेक्टर कैसे आते हैं, और एक बार भी आपने इफ्तिखार ठाकुर से जाके मुलाकात नहीं की, यार आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपने शफकत चीमा से बात नहीं की, यार बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन कैसे थीम पर बात कर रहे हैं यार, थीम मैं देती हूँ आपको, आप उस पर, आप किसी राइटर से नहीं मिले, हालांकि आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ, ये गलत, घर वालों को ये पता नहीं है ना, घर वाले मासूम हैं, उनको पता नहीं है कि ये क्या पढ़ने गए हैं, उनको क्या पता। उनके जहन में ये है कि ये बच्चे पढ़ने गए हैं, ये बच्चे जाएंगे कुर्सी पर बैठेंगे, एक बंदा इनको बताएगा जी ऐसे जमा तफरीक नफ़ी और ऐसे इंग्लिश होती है, वो ये पढ़ के आ जाएंगे, वो तो मासूम है। उनको पता नहीं सब्जेक्ट चेंज हो गया है। एक डॉक्टर जब डॉक्टर बनना चाहती है तो वो इंसान के मर्द के सारे पार्ट देख रही होती है, और मेल डॉक्टर फीमेल के देख रहा होता है। अगर उनके घर वालों को ये तक एहसास होता है वो तो पढ़ने गए हैं। अब तो 3 आ गई है, उसके अंदर डिलीवरी दिखा देते हैं, वो दौर आ गया। तो कहने का मतलब ये है वेमेन वैसे मासूम होती है, मर्द जरा सोचते रहते हैं, लिटरेचर के जो लोग होते हैं भाई ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म, शादी ब्याह, दोस्त, चाय टेबल, कहीं ना कहीं भड़ास निकाल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। ये बेचारे तो वो भी नहीं कहती, चुप करके लगी जाती है, अल्लाह करे पास हो जाए, बस ये दुआ करके सो जाती है। अच्छा जी, तो वेमेन के बारे में डन का जो व्यू था ओवरऑल अजीबोगरीब था। खैर डन का तारीफ वाला था, प्रेजिंग वाला था, या डिसलॉयल्टी उसने कहा इसके अंदर है। तो डन साहब मर्द हैं, वो जो मर्जी कह जाए। उसकी एक पोएम भी उसकी बिलवड की भी नहीं है कि वो क्या कहती है,
देखो ये बातें आप डिस्कस कर सकते हैं कि डन के जो व्यूज हैं वो शेक्सपियर से मैच करते हुए हैं कि फ्राइडे दाई नेम इज वेमेन। घर जाके देखिए हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जी, मैं वैसे बात रिलेट कर रहा हूँ, वेमेन के बारे में बात आ गई है तो आपके काम आएगी। तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक नावल लिखा था, उसने कहा था कि शेक्सपियर की एक सिस्टर है, शेक्सपियर की एक सिस्टर है जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जा रही है वो करने के लिए, वो लिखना चाहती है कुछ ड्रामाज वगैरह, और जहाँ भी जाती है मर्द उससे पहले तो बड़ी आओ चाह के साथ बिठाते हैं, उसके बाद फिर उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या उस पर अटेम्प्ट करते हैं कोई ना कोई, तो वो बेचारी ऐसा साल का शिकार होती है, भाग जाती है। तो वो कहती है शेक्सपियर जितना स्ट्रांग है इतनी स्ट्रांग ही शेक्सपियर की सिस्टर थी, लेकिन उसको सोसाइटी ने मार डाला। ठीक है, वेमेन भी उतनी स्ट्रांग थी लेकिन वेमेन भोली भाली ठीक है, बस हमें ऐसी ही चाहिए। क्यों जी, ज़्यादा सियानी ना हो, है ना। मैंने अब शादी करनी है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भोली भाली ठीक है। Milton was Saturn's party with knowing it. Support or refute the statement. Bye bye. मिल्टन सैटर्न के हक में था। अब आप इसमें एक बात ये कहेंगे कि पैराडाइज लास्ट बुक 1 में तक की हद तक वो वाकई सैटर्न के हक में है। फिर सैटर्न के हक में क्यों है आपको कैसे पता चला, आप उसके एग्जाम्पल दें कि सैटर्न हीरो है। क्लियर। फिर तीसरी बात एक आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सैटर्न is actually the mouthpiece of Milton, or that is in the scenario of the political scenario of Milton time. मिल्टन के वक्त का ये पॉलिटिकल सिनेरियो था। अगर वो पॉलिटिशियंस वर गॉड्स तो उसने कहा मैं फिर सैटर्न हूं, तुम्हारा बागी हूं। ठीक है। राइट द क्रिटिकल नोट ऑन द फॉलोइंग टेम्पटेशन सीन इन Book 9 of Paradise Lost, the character of night in the, और लो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है 3.5 पेज की। सर ये यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है जी, कौन सा? सर ये टेम्पटेशन वाला सर पहले भी आ गया ये सर, पहले भी पिछले पेपर में भी। हाँ पिछले पेपर में। ठीक ये सारी चांसेस होते हैं कि 4-5 पेपर कर लें तो उनमें से कोई। हाँ सर, आप एक बुक के 4 क्वेश्चन करते हैं ना तो पेपर उसी में से आता है, वो इशू नहीं है। तो आप चार क्वेश्चन तैयार कर लें, एक्यूट पोइट्री के पहले 4 क्वेश्चन तैयार कर लें, या आप 4 पेपर तैयार कर लें, उसमें भी जाके 4 पेपर तैयार करेंगे, 4 क्वेश्चन निकलेंगे एक बुक के, पेपर उसी में से आता है। यहाँ पर वो असल में हम लिटरेचर के लोग बार बार वही सवाल भी दे रहे होते हैं, उसकी एक वजह भी होती है। वही सवाल से दे रहे होते हैं कि आप इस चीज़ से न डरे कि पता नहीं कौन सा सवाल आएगा, बल्कि आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि मैंने सवाल कितना अच्छा करके लिखना है। आपका माइंड सेट ये होना चाहिए। अच्छा, मैं लास्ट पेपर कर रहा हूँ, ये 2012 का, ये सप्लीमेंट्री है, एंड एनियन टू ड्राइव ऑन एवरी वे टू बिगिन। Question number 2. Discuss the main features of Surrey's poetry. Explain your answer with reference to his poems in your course. ये कम से कम 3 से 4 मरतबा आ रहा है जी। सर ये हाँ, तो कैसे कर लेना चाहिए सर? जी कर लीजिए, ठीक है। Write a detailed note on the use of metaphysical conceits by John Donne. Conceit का क्वेश्चन बना हुआ है एक्यूट पोएट्री के अंदर, कंसीट को ही स्टडी कीजिए, डन का। चासर एक्सेप्ट्स इवल एज पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अच्छा, चासर ने लोगों के अंदर बुराई देखी, लेकिन बुराई को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, क्योंकि उसका मानना ये था कि ये सिन या बुराई जो है ये भी इंसान का हिस्सा है, पार्ट है, ह्यूमन बीइंग का पार्ट है।
देयर आर 2 और 3 कंसेप्ट, बड़ी थेरीज आई हैं, आती रही हैं, जाती रही हैं। तो पहली थेरी ये थी कि परफेक्ट मैन होना चाहिए और सिंस और उसके अंदर ईवल्स नहीं होनी चाहिए, जो ईवल्स हैं जिसके अंदर उसको पनिश दें। फिर नई थेरी ये है कि मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेंड ऑफ वाइसेस एंड वर्च्यूज, इंसान अच्छाई और बुराई का कॉम्बिनेशन है, उसके अच्छाई भी होती है, उसके अंदर बुराई भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। फिर एक मॉडर्न थेरी और भी आ चुकी है कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, सोसाइटी डिटरमाइन करती है कि ही इज बैड और ही इज गुड। मैं मस्जिद में जाता हूं और वहां जाकर बहुत सुकून महसूस करता हूं, खुदा का नाम जपता हूं, सलात कायम करता हूं और मैं फिर वापस आता हूं। आई एम द बेस्ट पर्सन इन अरेबियन सोसाइटी। ओके, मैं गणेशगढ़ में चला जाता हूं, गणेशगढ़ चेन्नई के अंदर है, इंडिया, तो वहां चला जाता हूं, वहां बड़े बड़े मंदिर हैं। इफ आई एम देयर अ पायस पर्सन, और अगर मैं सोम सलात का पाबंद हूं तो आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग पर्सन। मैं पलीत हूं, मैं बुरा हूं, मैं गंदा तरीन शख्स हूं जो दूर दराज समंदर पार की थियोलॉजी उठाकर यहां ले आया हूं। तो सिचुएशन एंड सोसाइटी डिटरमाइनिंग दैट आई एम बैड और गुड। अगर वहां से लक्ष्मण उठ के गणेशगढ़ से वो दुबई के अंदर चला जाए और मस्जिद के सामने ठहर कर राम राम करे तो ही इज वेरी बैड पर्सन। वहां लिखा हुआ है मस्जिद के बाहर कि हाँ जी, नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो क्या हुआ? अब लक्ष्मण बुरा था कि मैं बुरा था? अब ये बात बताएं। सोसाइटी पे डिपेंड कर रहा है। यस, ठीक है। एक सोसाइटी ये है जहां पर लड़की को देखना ऐसे बुराई है, बुरी बात है, गंदी बात है। एक वो इंग्लैंड है जिसके अंदर लड़की को पकड़ने के लिए, उसके साथ मेट करने के लिए बकायदा हर साल पाकिस्तान से 40-50 नौजवान नौकरी पर रखे जाते हैं कि उनको देखता कोई नहीं है। वो क्लेम करती है गवर्नमेंट को, जी हमें कोई लव नहीं करता, हमारे तो कोई चुम्मी तक नहीं लेता। वो वहां से पाकिस्तानी बुलाते हैं कि आओ जी उधर जाकर सी वो करो। तो अब जो बंदा यहां पर लड़की को गौर से देखता है वो क्या है? बुरा है। और अगर इंग्लैंड में जाके वो गौर से क्या देखे, गौर से जाके वो चुम्मा भी कर ले तो वो गुड मैन है। ठीक है, लिटरेचर के लोग इतने शरीफ तो नहीं होते, बातें सारी गंदी गंदी होती है जी। अच्छा, कंसीट जो है फार फेच्ड आइडिया, इसकी बात है। यानी कि मैं कहूं मूना इज आ रोज, मूना गुलाब की तरह है। ये करीब करीब मिलता जुलता है, गुलाब भी हमारे करीब होता है, समझ आता है, नर्मो नाजुक होता है, हमने देखा भी होता है। तो ये कंसीट नहीं है, ये सिमिली हो सकती है। ठीक है, ये सिंबल हो सकता है, ये मेटाफर हो सकता है, लेकिन ये कंसीट नहीं है। अगर मैं कहूं कि ऐ मेरी महबूबा जब तुम मेरी कब्र पे आना और मेरे कब्र के साथ जब तुम चलोगी, अपने पांव, कोमल पांव धरोगी, जहां जहां पांव धरोगी वहां वहां से गुलाब के फूल निकलते आएंगे। ये कदरे कंसीट हो गई है, थोड़ा सा फार फेच्ड आइडिया हो गया है कि जहां जहां कदम भरेगी वहां वहां से गुलाब हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये भी कंसीट नहीं है। चलो फिर डन की सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है कि लवर और बिलवेड दोनों गोल्ड की मानद होते हैं। जितना उसे मारते जाओगे टूटेगा नहीं, बल्कि फैलता जाएगा, मोहब्बत फैलती जाएगी। अगर इसको कंसीट नहीं मानते, एक और चीज सॉलिड है कि लवर और बिलवेड दोनों जो है एक चिमटे की मानद, चिमटे की मानद था, अच्छा कंपस की मानद था। ठीक है, कंपस की मानद होते हैं, तो इसका मतलब पहले पहले हमें शौक लगता है ये कंपस की मानद कैसे हो सकते हैं दोनों। वो लवर और बिलवेड, और कहाँ एक सुक्की सड़ी कंपस
पीले रंग की, ठीक है, जिस पर कोई शगुफा नहीं, कोई फूल नहीं, कोई रंग नहीं। तो ये अजीब है। बाद में वो इसे एलाबोरेट करता है, जी मैं दुनिया में सफ़र करता हूँ तो मेरी बिलवेड यहाँ फिक्स बैठी रहती है और उसकी फिक्सिंग की वजह से, मजबूती की वजह से ही मैं अपना दायरा मुकम्मल कर सकता हूँ। तो टेक्निकली जब उसे सॉल्व करता है तो हम कहते हैं बहुत खूबसूरत आइडिया है, और हम कहते हैं ये तो फार फेच्ड आइडिया हो गया, बड़ा दूर का आइडिया हो गया, तो हम इसे कहते हैं कंसीट कहते हैं। एक वो राइटर है पाकिस्तानी, उसका नाम है सागर सिद्दीकी। उसका ट्यून के अंदर, उसकी ट्यून में कंसीट होती है, ठीक है। अब आप उसकी ट्यून समझें, पहले आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे, जब समझेंगे आप कहेंगे ओ यार कहाँ से बात कहाँ। तासीर आए सर्द की सूरत पे हंस पड़ी, तासीर आए सर्द की सूरत पे हंस पड़ी, आहों को ये गिला है कि तासीर जल गई। अब देखिए मैडम, तासीर हर ख्वाब की तासीर या आह जब निकालते हैं तो उसकी तासीर निकलती है कि तासीर आहे सर्द की सूरत पे हंस पड़ी। आह जो किसी ने भरी तो तासीर आगे ठहरती, बजाय इसकी कि तासीर मिलती होती, तासीर आगे उसके ऊपर तनज़्ज़ा मुस्कुरा पड़ी है। आहों को ये गिला है कि तासीर जल गई, आहों को ये गिला है कि तासीर मुझसे जल गई है, मुझे जेलस है, इसीलिए मेरे ऊपर। मैकदे की बुनियाद में वजू के ज़रूफ थे, मैकदे की बुनियाद में वजू के ज़रूफ थे, सागर सुना है जिद्दत तामीर जल गई। ठीक है, मैकदा सबसे गंदी जगह है, बुरी जगह है, और ये स्पिरिचुअलिज्म के अंदर हर एक दरबार को मैखाना कहा जाता है, मैकदा कहा जाता है कि यहाँ से जाम मिलते हैं, शराब मिलते हैं, फैज़ मिलता है। ठीक है, जो साहिब मज़ार दे रहा होता है, बांट रहा होता है, तो उसको मैखाना कहते हैं। आप कवालियों में सुनते होंगे। ठीक है, तो वो मैखाना लोग कहते हैं ये शिर्क की जगह है, बुरी जगह है, तो लोग उसे बुरा कहते हैं। और किस चीज़ को अच्छा कहते हैं? मास्क को, बहुत खूबसूरत मास्क को अच्छा कहते हैं जी। उसने कहा मैकदे की बुनियाद में वजू के ज़रूफ थे। ये मैकदे ऐसे नहीं बन जाते, इसकी बुनियाद में कई उम्रें होती हैं, कई उम्रों के वजीफे होते हैं, उनके वजू होते हैं। वजू के ज़रूफ थे मैखाने की बुनियाद में, मैकदे की बुनियाद में वजू के ज़रूफ थे। सागर सुना है जिद्दत तामीर जल गई, कि बड़ी बड़ी जो मस्जिदें थी, वो जदीद जो चीज़ें थी वो जल गई है, हम तो बेफैज़ हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ये मैखाने की बुनियाद में वजू के ज़रूफ निकल आए। बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा शेर आपको, जमाया ले रही थी आप, है ना। ये सब ये पुरानी चीज़ें कहाँ से ले आए हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो कंसीट ये थी जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ूं, बोलो। जी सर। हो गया 5 पढ़ना, 4 भी हो गया है जी सर। 5 अगला विषय सिमिली उसने पूछा मिल्टन एपिक। व्हाट एपिक पर्पस डज मिल्टन सिमिली सर्व इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो एपिक सिमिलीज का इस्तेमाल किया गया है, उसने पोएम को रियली एपिक पोएम बना दिया है। वहीं सिमिलीज वाला क्वेश्चन है जो कि एक्यूट पोएट्री में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट पोप हैज सक्सेसफुली हैंडल्ड द सुपरनैचुरल मशीनरी इन रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक की सुपरनैचुरल मशीनरी का एक क्वेश्चन बना हुआ है कि किस तरह से उसने फेरीज, एल्व्स एंड मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की और उनको पूरे नाम दिए हैं। नोम्स था, एरियल्स थी। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो सुपरनैचुरल मशीनरी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है जी। एनालाइज करना है 7 नंबर पर, दे फ्ली फ्रॉम मी। ये आई थिंक वाइट की पोएम है, इज इट? अच्छा ओके। तो इज इट पॉसिबल फॉरगेट नॉट येट? ये श्योर है? चलो सरे है जी ये। नहीं अच्छा वाइट है जी, स्टेटमेंट बदल गई है।
मुझे तो वाइट पर शक जाता है, लेकिन चलो मे भी ऐसा हो, तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, मिलते जुलते पॉइंट है। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल की हम फिर 3 और डिस्कस करेंगे। कल सर मतलब मंडे या कल संडे यानी कि ऑन मंडे। सो नाइस ऑफ यू।